नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों बाद आप लोगों से फिर रूबरू हो रहा हूँ। बीच में तबीयत खराब होने के कारण फेसबुक पेज @newsplatform.in में कार्यक्रम हमारा कुछ दिनों के लिए बंद था और अब चूंकि तबीयत फिर से ठीक हो गई, इस कोरोना महामारी में हर कोई इस प्रकोप को झेल रहा है और आप जल्दी से जल्दी जुड़िए ताकि आज का कार्यक्रम शुरू किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम को शेयर कीजिए। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए और ताकि आज की हमारी लाइव परिचर्चा शुरू हो सके। कुछ समय बाद हमारी लाइव परिचर्चा शुरू होगी, अतः आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम को शेयर करें। आज जिस हिसाब से हमारी चारों तरफ कोरोना काल की महामारी, कोरोना का प्रकोप, कोविड-19 का प्रकोप का ये दूसरा जो प्रकोप है, एक तरह से वो काफी भयानक है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा घर में सुरक्षित रहें, होम आइसोलेशन, और हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को फिर से याद करते हुए उसका निर्वहन करें। हमारे आयुर्वेद जो कि पूरे विश्व विख्यात है, उसका उपयोग करें और सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। इसमें जो महामारी फैली है, इसको हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा या भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा, घरेलू उपाय, योग आदि का उपयोग करके बहुत कम किया जा सकता है। और यदि सीरियस प्रॉब्लम है तभी डॉक्टर या हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। यदि हम भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति और भारतीय घरेलू नुस्खे, योग आदि का उपयोग करें तो शायद हॉस्पिटल जाने की कम जरूरत पड़े और इस महामारी से बचा जा सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज इस महामारी के दौर पे कवि प्रदीप जी का जो गाना उन्होंने बहुत पहले ही लिखा था, गाया था, वो गाना याद आ रहा है। संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा आप इस कार्यक्रम को शेयर करें, लाइव परिचर्चा को। कुछ समय बाद लाइव परिचर्चा हमारी शुरू होने वाली है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और अपने संदेश, प्रश्न
मैसेज के द्वारा भेजें। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते यार भरे के फंदे। कितने ये मक्कार ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मसान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सही बात है, ये गाना बहुत पहले ही गा दिया आया था हमारे इस जीवन काल में, कई साल पहले ही। पर आज जिस हिसाब से कोरोना महामारी फैली है, उसमें एक गाना काफ़ी याद आता है और लोगों को अब एक दूसरे के लिए सहयोग करने हेतु आगे आना चाहिए, क्योंकि इस महामारी में हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी समाज को, देश को बचा पाएंगे। क्योंकि आज विज्ञान फेल है, डॉक्टर फेल हैं, अस्पतालों में हालत खराब है। अस्पतालों के साथ साथ शमशान घाट में आज की डेट में भीड़ लगी हुई है लाशों को जलाने के लिए, और इसमें कोई नहीं बच पा रहा है। इसमें चाहे विधायक हो, मंत्री हो, पत्रकार हो, डॉक्टर हो, बड़े हों, गरीब हों, अमीर हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो, किसी भी जाति वर्ग के हों, कोई इसमें नहीं बच पा रहा है। किसी का पैसा काम नहीं आ रहा है। तो हमें ही एक दूसरे के प्रति, जो एक समाज में बिखराव आ चुका था, तो प्रदीप जी के गाने के अनुसार जो समाज की भयानक स्थिति उस समय से उन्होंने दर्शाया था गाने के जरिए, शायद हमें अब एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम को शेयर करें। कुछ देर बाद परिचर्चा चालू हो जाएगी। बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते। काहे लाखों घर ये उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते। फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आज के इस इंसान को ये क्या हो गया। इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है। कहीं पे खून कहीं पर ज्वाला,
जाने क्या है होने वाला, सबका माथा आज झुका है, आजादी का जुलूस रुका है, चारों ओर दगा ही दगा है, हर छुरे पर खून लगा है, आज दुखी है जनता सारी, रोते हैं लाखों नर नारी। आप देख सकते हैं कि कवि प्रदीप के गाने में सब कुछ समाहित है कि आजकल सही में जनता रो रही है। आज पीड़ित अवस्था आप समाचारों में देख रहे हैं, हर न्यूज में देख रहे हैं कि आज की हालत एकदम दयनीय है। समाचारों को देखने से पीड़ा होती है। कल देखिए एक बड़े पत्रकार जो बड़े चैनल में आते थे, रोहित जी, उनको भी कोरोना की जंग में वो भी हार गए। मतलब आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। जो इस गानों में हम सुना करते थे, एक दर्द महसूस करते थे, वो आज साक्षात हमें दिख रहा है। वो प्रकोप हमारे सामने है। आप न्यूज, समाचार पत्र हर जगह आप देख रहे होंगे, जो इन गानों में हम बहुत साल पहले सुना करते थे, एहसास किया करते थे। रोते हैं आंगन गलियारे, रोते आज मोहल्ले सारे, रोती सलमा रोती है सीता, रोते हैं कुरान वो गीता, आज हिमालय चिल्लाता है, कहाँ पुराना वो नाता है। दस लिया सारे देश को जहरी नागों ने, हर को लगा दी आग घर के चरागों ने। अपना देश वो देश था भाई, लाखों बार मुसीबत आई, इंसानों ने जान गंवाई, पर बहनों की लाज बचाई। लेकिन अब वो बात कहाँ है, अब तो केवल घात यहाँ है। चल रही है उल्टी हवाएं, कांप रही थर थर अब लाएं, आज हर एक आंचल को है खतरा, आज हर एक घूंघट को है खतरा, खतरे में है लाज। इन जो गानों में जो दर्द है वो आज की डेट में आप समझ सकते हैं और एहसास कर सकते हैं। आपके चारों तरफ वही भयावह स्थिति दिख रही होगी, चाहे अस्पतालों में आप देखें, चाहे न्यूज में देखें, चाहे टीवी में देखें, मोबाइल में देखें, शमशान घाट में देखें। इन गानों के अनुसार जो कवि प्रदीप जी बहुत पहले ही गा चुके थे, हमारे लिए लिख के संगीत के रूप में संगीतबद्ध कर चुके थे, एक दर्द बता चुके थे, वो आज हमारे चारों तरफ है। पर इन दर्द में हमारे समाज में कुछ अच्छे लोग भी हैं जो दर्द को कम करने के लिए समाज के लिए आगे आ रहे हैं, खुलकर आगे आ रहे हैं। ऐसे ही हमारे समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों की कमी नहीं है जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, और आज अपने इन्हीं कार्यों के द्वारा वो लोकप्रिय भी हैं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में लोकप्रिय छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री और लोकप्रिय नेता श्री
बृजमोहन अग्रवाल जी आज हमारे इस परिचर्चा लाइव परिचर्चा के विशेष कार्यक्रम में पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित हैं और कुछ ही देर में आप सभी दर्शकों के साथ में जुड़ने वाले हैं। उनके कार्यों के बारे में वैसे तो छत्तीसगढ़ में सभी को पता है, उनकी तारीफ अपने मुंह से करना मतलब एक छोटी बात हो जाएगी मेरे लिए कि वो इतने बड़े व्यक्ति हैं, उनके कार्य तो सभी को पता है, उनकी तारीफ इतनी है कि करते करते कई दिन कई साल निकल जाएंगे। पर अभी जो कोरोना काल में उन्होंने एक बहुत ही बेहतर काम, जो कि सराहनीय काम है, साधुवाद के लायक है, वो काम उन्होंने कर दिखाया है। अपने निजी कॉलेज को, इंजीनियरिंग कॉलेज को उन्होंने कोविड सेंटर के रूप में कन्वर्ट कर दिया है लोगों की सेवा हेतु। और सबसे अच्छी बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। समाज में अभी जहां पे आप देख रहे होंगे निजी अस्पतालों में हाहाकार मचा हुआ है, पैसे की लूट मची हुई है, वहां पे इन्होंने जनहित के लिए आगे आकर बिना कुछ लाभ हानि का सोच के अपने इंजीनियरिंग कॉलेज को कोविड सेंटर के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं सिर्फ लोगों की सेवा हेतु। तो ऐसे सराहनीय कार्य की प्रशंसा होना चाहिए और उनके द्वारा ही पूरी बातें सुनकर देश के दूसरे लोगों को हमारा काम है कि प्रेरित करना, ताकि दूसरे लोग भी आगे आएं, कुछ अच्छा करें। जो लूट मची हुई है वो लूट मार कम हो। प्राइवेट हॉस्पिटलों में लाखों रुपए का जो लूट मची हुई है, मतलब इस कोरोना काल में भी उनको, डॉक्टरों को या प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिकों को या कालाबाजारी करने वाले, इंजेक्शन ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले लोगों को शर्म नहीं आ रही है। वहां पे हमारे साथ में यदि सामने में माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति जो कि देश की, समाज की सेवा करने के लिए है, तो इनसे प्रेरणा लेना जरूरी है और उनका सम्मान करना और उनसे देश को आगे दिशा दिखाना जरूरी है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री बृजमोहन अग्रवाल जी। नमस्कार भैया, प्रणाम। नमस्कार दिनेश जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। और आप वैसे भी आज आपका जन्मदिन है, तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, धन्यवाद सबको जी। बहुत बहुत। और जो शुरुआत करना चाहेंगे, हम अपनी कार्यक्रम की परिचर्चा चालू करना चाहेंगे, तो मैं शुरुआत में आपसे 2 शब्दों में उद्बोधन के रूप में कुछ सुनना चाहूंगा, ताकि दर्शकों को भी पता लगे कि आप अभी आगे क्या कर रहे हैं और जो देश को या दूसरे सामाजिक लोगों को आगे आके करना चाहिए। तो भैया आप अपनी ही बातें अपनी मुंह से बताइए, उसके बाद हम परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी भैया। देखिए, अभी पूरा देश और पूरा छत्तीसगढ़ कोरोना के संक्रमण से परेशान है और ऐसे समय पर हम सबका दायित्व है कि हम सब कोरोना के संक्रमण को कम कैसे कर सकते हैं और कोरोना के संक्रमण से जो लोग ग्रसित हैं उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं। बहुत से परिवारों में कोरोना के कारण मृत्यु हो रही है, उनको कैसे हम हिम्मत दे सकते हैं। और सबसे ज्यादा कि कोरोना से संक्रमित जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, अभी सबसे ज्यादा लोगों को आवश्यकता पड़ रही है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। तो उनको कैसे हम उनके जीवन को बचा सकते हैं। हम कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए जो सरल लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनको कैसे प्रेरित कर सकते हैं कि कैसे लोग मास्क लगाएं, कैसे सैनिटाइजर का उपयोग करें, किस प्रकार से कोरोना का संक्रमण फैलता है, इसके बारे में उसको जानकारी दें। अगर किसी को थोड़ा सा भी कोरोना का सिम्टम्स दिखाई देता है तो तुरंत उसको हम चेक करवाएं और तुरंत इलाज शुरू कर दें, क्योंकि लोगों की जो बड़ी मात्रा में मृत्यु हो रही है उसका कारण, और बहुत सारे नौजवानों की, यंगस्टर्स की मृत्यु हो रही है, इसका कारण लापरवाही है कि हमें कुछ नहीं होगा। 5-5, 7-7 दिन तक कोरोना से संक्रमित होने के बाद भी
और जी वो इलाज नहीं करवाते हैं, घर में ही रहते हैं, दवाई नहीं लेते हैं, और जी उसके कारण वो बहुत ज़्यादा संक्रमित हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। जी तो बहुत से परिवारों में नौजवान चले गए हैं। जी हमको उनको सबको इस बात को समझाने की ज़रूरत है कि कोरोना के सिम्टम्स दिखते ही साथ हमको सर्दी, खांसी, बुखार अगर थोड़ा सा भी होता है तो तुरंत हम जी डॉक्टर के पास जाएं, तुरंत हम कोरोना का चेक करवाएं और उसका जी इलाज करवाएं, तो लोगों की जी जान बचाई जा सकती है। आज सबसे जी बड़ी अहम दिक्कत यही है कि लोगों की जान बचाई जाए, और जी इसी दृष्टि से हमने जो कृति कोविड कॉलेज है उसमें जी 200 बिस्तर का एक कोविड केयर सेंटर निःशुल्क, कि जो जी आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको कैसे जी इलाज मिल सके, उनको कैसे ऑक्सीजन मिल सके, उनको कैसे सुविधा मिल सके, इसको प्रारंभ किया। यहाँ पर 50 बेड का पाइपलाइन डालकर ऑक्सीजन की व्यवस्था की है, 20 जी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की व्यवस्था है, यहाँ जी पर 20 नर्सों की व्यवस्था है, 5 डॉक्टरों की व्यवस्था है, 20 वार्ड बॉय हैं, 10 जी स्वीपर हैं, जी और 50 लोगों की टीम इसको पूरे संचालन करने में लगी है। पूरी डॉक्टरों की टीम है, जी समाज सेवियों की टीम है। तो मुझे लगता है जी आज के समय पर, इसीलिए मैंने कहा कि मेरा जन्मदिन है, पर मैं जी जन्मदिन पर किसी से भी अपने निवास पर नहीं मिलूंगा, और ये जन्मदिन को सभी लोग कोरोना मरीजों की सेवा में लगाएं। जी लॉकडाउन के कारण बहुत से गरीबों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनको भोजन उपलब्ध करवाएं, जी और हम कोरोना से बचाव के लिए लोगों को प्रशिक्षित करें। मेरे जन्मदिन पर मेरे लिए यही शुभकामनाएं होंगी। आज इस जी परिचर्चा में मुझे कहा कि जन्मदिन के ऊपर में चर्चा करना है, मैंने कहा नहीं, जन्मदिन के ऊपर में चर्चा नहीं करना है, आप जी कोविड के ऊपर में चर्चा करिए, तो मैं इसमें शामिल होऊंगा। तो दिनेश जी जी ने उसको परिवर्तित किया और आज कोविड के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं। मैं दिनेश जी को जी इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि इस जी परिचर्चा को उन्होंने कोविड के रूप में परिवर्तित किया। भैया, बहुत बहुत मैं धन्यवाद। ये जी मैं ये चाह रहा हूँ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, हमारे दर्शकगण भी जानना चाह रहे हैं कि आपको अचानक से अपने इंजीनियरिंग कॉलेज को कन्वर्ट करने की मतलब कैसे प्रेरणा या कैसे सूझी, कैसे आपको लगा कि मेरे को करना चाहिए, कन्वर्ट करना चाहिए, ये कैसे आपको अचानक से ये परिवर्तित करने वाली बात सूझी? अचानक से नहीं, लगातार हमारे पास में लोगों के फोन आ रहे थे जी कि हमें हॉस्पिटल में भर्ती करवा दीजिए, हमें ऑक्सीजन दिलवा जी दीजिए, ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, बेड खाली नहीं है। तो ऐसे जी समय पर फिर जो हमारा बेटा काइट कॉलेज को चलाता है, उसको मैंने कहा कि क्या वहाँ पर हम कोविड सेंटर खोल सकते हैं जिसमें हम निःशुल्क जी इलाज दें। तो एक जी साल से कॉलेज बंद था जी और पूरी सब चीज़ें अस्त व्यस्त थी। तो फिर जी हॉस्टल में जाने के बाद 70 कमरों का हॉस्टल है, उस जी हॉस्टल को देखकर कि उसको व्यवस्थित किया जा सकता है। फिर मैंने जी कुछ सामाजिक लोगों को, जिन्होंने पिछले बार अग्रसेन धाम में कोविड सेंटर चलाया था, कुछ जी डॉक्टर्स, उनको सबको बुलाया, उनके साथ हम उसको देखने गए और फिर ये जी तय हुआ कि इसको कर सकते हैं। तो मैंने कहा जी 7 दिन के अंदर में हमें इसको चालू करना है। और जी फिर ये हुआ कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो ऑक्सीजन जी की पाइपलाइन डलवाई और फिर जी ऑक्सीजन निर्माताओं से बात कर उसके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की। तो लोगों जी को जो आर्थिक रूप से कमजोर मरीज हैं, क्योंकि जी किसी भी बड़े अस्पताल में 10,000 रुपए से कम में बेड नहीं मिल रहा था ऑक्सीजन का। तो ऐसे जी समय पर कि हम लोगों को निःशुल्क कैसे सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं, और जी लोगों के दर्द को देखकर, लोगों की परेशानियों को देखकर हमने ये निर्णय किया कि यहाँ पर जी कोविड केयर सेंटर खोला जाए और उसमें जी किसी से भी 1 रुपए नहीं लिया जाए, और उसमें हम जी समाज के लोगों से सहयोग लेंगे। बिल्कुल। भैया, इसमें जैसे दर्शकों को आपके ज़रिए ही मैं जानकारी दिलवाना चाहता हूँ कि इसमें लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं? कैसे वहाँ पे भर्ती करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको एक सरल भाषा में, ताकि उनको पता रहे कि वहाँ यदि उनको निःशुल्क चिकित्सा सेवा लेना है, तो क्या किस प्रक्रिया से वहाँ पे भर्ती उसके होना तीन पड़ेगा? उसके 3 फोन नंबर जारी हुए हैं जो समाचार पत्रों में भी छपे हैं, और जी, उसकी किसी भी साइट पर जाकर आप कृति कोविड सेंटर को निकाल लीजिए। उसमें 3 जी, नंबर जारी हुए हैं, उन तीनों नंबर पर फोन कर वो 24। जी। आवाज़ आपकी भैया कट रही है, ब्रेक हो गई। भैया, आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई है। आप शायद सफ़र में हैं, सफ़र के बाद भी आप जुड़े हैं इस परिचर्चा में। काफ़ी आप बिज़ी, व्यस्तता अपनी
बिजी शेड्यूल के बाद भी आप इस कार्यक्रम में लोगों की जानकारी हेतु, लोगों के सहयोग हेतु जुड़े हैं, लोगों को ताकि जानकारी मिल पाए। और शायद आप नेटवर्क एरिया से बाहर हैं अभी। बुलाई जाती है जी जी भैया, आ रही है आवाज भैया की नेटवर्क एरिया। हाँ, मेरी आवाज सुनाई दी सबको? जी हाँ भैया, अब आ रही है, नेटवर्क आ गया है। जी जी जी। तो उसमें 3 फोन नंबरों पे फोन कर जी 3 नंबरों पर फोन कर किसी भी नंबर पर फोन कर और इसके बारे में पूरी जानकारी, वहाँ के एडमिशन का पूरा सिस्टम और पूरी जानकारी उसमें मिल जाती है। भैया एक मेरे जहन में सवाल आ रहा है, शायद दर्शकों को भी सवाल आ रहा होगा कि जहां इतने प्राइवेट अस्पताल 3 नंबर सार्वजनिक रूप से जारी हुए हैं, वो तीनों फोन नंबर पर कोई भी कॉल कर और उस पर एडमिशन ले सकते। जी इसमें भी एक सवाल और आ रहा है हमारे पास में, और लोग सुबह से जैसे आपका चर्चा यहाँ हुआ है, सोशल मीडिया में चला गया है कि आप आज कार्यक्रम में आने वाले हैं, कई लोग को इच्छा हुई और बात भी किए। सबका ये कहना है कि अस्पतालों में जो लूट मार मची हुई है उनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उसमें रोकथाम कराने के लिए क्या उपाय है? हाँ बोलिए। जी, जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में अभी सोशल मीडिया में आ रही है लूट मार मची हुई है लगभग, उसमें कंट्रोल करने के लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है या आप क्या उपाय कर रहे हैं? क्योंकि आप यहाँ के लोकप्रिय विधायक भी हैं और सबकी आशा आपसे ही है। भैया आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। जी भैया, लोगों का ये कहना है, जैसे कि बातचीत हुई है सोशल मीडिया में, जब से आपका कार्यक्रम के बारे में लोगों को पता लगा है, उनका कहना ये है कि चूंकि छत्तीसगढ़ में आप देख ही रहे हैं सोशल मीडिया में लगातार आ रहा है और पूरे इंडिया में आ रहा है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल लगातार लूट मार मचाई हुई है, और आप यहाँ के चूंकि लोकप्रिय विधायक हैं और सभी की आशा आपसे ही होती है और आपके पास कंटिन्यू फोन भी आ रहे होंगे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए वो सरकारी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, सरकारी जो पैमाना तय किया गया है उससे अधिक खर्चे ले रहे हैं। उसके लिए आपका क्या एक प्रतिक्रिया है या आप क्या आगे कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, इस संबंध में ये डॉक्टरों के विवेक पर है, क्योंकि अगर हम ये मानते हैं कि भगवान स्वर्ग में है जी, तो धरती के अगर कोई भगवान है तो वो डॉक्टर हैं, जी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं जी, और उनको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जो बेचारे आर्थिक रूप से कमजोर मरीज हैं, जी, उन मरीजों के लिए हम लोगों का जीवन बचाना, ये हमारा आज सबसे बड़ा उद्देश्य है। और उनका जीवन हम कैसे बचा सकते हैं, इस दृष्टि से डॉक्टरों को हमको जागृत करने की आवश्यकता है, उनको प्रेरित करने की जरूरत है। और ये प्रेरणा देने के लिए, प्रेरित करने के लिए लगातार मैं बातचीत कर रहा हूँ डॉक्टरों से, और बातचीत कर इसके अलावा मैंने वीडियो भी जारी कर डॉक्टरों के पास भेजा कि आप लोग जरा आर्थिक रूप से जो कमजोर मरीज हैं उनकी आप सहायता करिए, और बहुत से हॉस्पिटल्स इसमें सहायता कर भी रहे हैं। जी, अच्छा भैया, जो आप कोविड सेंटर खोले हैं वो फ्री है, निःशुल्क है, तो लोगों को ये भी जानना होगा कि जहां अस्पतालों को मान्यता लेने में महीनों लग जाते हैं, आपने अचानक मतलब तुरंत कोविड सेंटर खोल लिए, तो क्या देश के अलग अलग भागों में इस टाइप से लोग आगे आके खोल सकते हैं? उसके लिए क्या प्रक्रिया होती है? निश्चित रूप से खोल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उसकी सुविधा लेनी होती है, उसके लिए परमिशन लेना होता है और वहां पर सुविधा उपलब्ध करवानी होती है। और ये कोई आसान काम नहीं है। एक बड़े हॉस्पिटल को स्थायी काम को करना एक अलग बात है, परंतु अस्थायी व्यवस्था करना, आज कोविड के समय पर डॉक्टर नहीं मिलते हैं, नर्स नहीं मिलती है, वार्ड बॉय नहीं मिलते हैं, स्वीपर नहीं मिलते हैं, तो ये तो हमारे संबंधों के कारण, संपर्कों के कारण डॉक्टर मिल गए, नर्स मिल गए, वार्ड बॉय मिल गए, और उसके कारण हम ये सुविधा दे पाए। और हमको अब समझ में आ रहा है कि कोई इतना आसान नहीं था। हमने खोल तो दिया, आज 12 दिन हो गए हैं, परंतु उसकी व्यवस्था करने में 24 घंटे उसके लिए सजग रहना पड़ता है। एक एक पेशेंट की चिंता करनी पड़ती है, पेशेंट्स के परिवार का, पेशेंट्स के लोगों का। थोड़ी सी भी कोई दिक्कत होती है, साफ सफाई नहीं होती है, कोई चेक करने नहीं गया तो उनकी शिकायतें मिलती हैं। तो इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए एक बहुत बड़ी टीम चाहिए। हमारी 50 से ज्यादा लोगों की टीम जो एडमिनिस्ट्रेशन में लगी है, और वो एडमिनिस्ट्रेशन में लगकर काम कर रही है, तो इसलिए आसान काम नहीं है, परंतु अगर कोई इसको चाहे तो इसको कर सकता है। और इसमें समाज के लोगों से, क्योंकि इसमें खर्च भी बहुत बड़ा है, तो समाज के लोगों से सहयोग भी ले सकता है, परंतु करने के लिए आपके पास में उतनी बड़ी टीम चाहिए। जी,
इसमें भी है, जैसे सोशल मीडिया में आ रहा है कि आपके यहाँ योग भी सिखाया जा रहा है, वहां पे योग भी कराया जाता है मरीजों को, तो ये योग कितना इसमें लाभकारी रहता है? देखिए, योग प्राणायाम इसमें, क्योंकि लंग्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, लंग्स के कारण ही ये कोरोना में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, और जी इसलिए जो प्राणायाम है वो लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। और इसलिए जी हमने अपने सेंटर में रोज योगा, प्राणायाम, साथ में डॉक्टरों की कंसल्टेंसी और जी डॉक्टरों के साथ में मरीजों की बातचीत करवाना, जिससे कोरोना में जो मरीज है वो सबसे जी ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होता है, तो वो जी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो, इसलिए जी लगातार मरीजों के साथ में डॉक्टरों का कांटेक्ट बना रहे, वहाँ के जो पूरी व्यवस्था है उसका कांटेक्ट बना रहे। इसके लिए हमने जी सिस्टम बनाए हैं कि हर 4 घंटे में कोई ना कोई हेल्थ वर्कर जो है उनके पास में जाएगा, उनसे बातचीत करेगा, जिससे कि जी उनके पास में किसी भी प्रकार की निराशा नहीं आए। फिर कुछ जी जो प्रदेश के और रायपुर के बड़े डॉक्टर्स हैं, उन डॉक्टरों के जी साथ भी हम उनकी बातचीत करवाते हैं, और उस बातचीत जी के कारण मरीजों में एक ताकत आती है, स्ट्रेंथ आती है, आत्मविश्वास आता है। और जी जब वो योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उनके फेफड़ों जी को ऑक्सीजन मिलती है, तो जल्दी स्वस्थ जी होते हैं। जी एक और क्वेश्चन है भैया, मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि गरीबों के लिए सरकार व्यवस्था करती है, आरक्षण रहता है, बहुत सारी चीजें बातें आ रही हैं, अभी देख रहे हैं आप, और अमीर आदमी भी अपनी व्यवस्था कर लेता है। क्या ये आपका कोविड सेंटर मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए भी है? हमारे कोविड सेंटर में कोई भी आ सकता है, अमीर भी आ सकता है, मध्यम वर्गीय भी आ सकता है, गरीब भी आ सकता है। वहाँ जी सबके, कोई वहाँ गरीबी रेखा का कार्ड नहीं चाहिए। जी और हमारे सेंटर में अभी जो सांसद छाया वर्मा जी हैं, उनका जी पूरे परिवार यहाँ पर एडमिट है, उनकी माता जी एडमिट हैं, क्योंकि वहाँ की अच्छा व्यवस्था, उनके चाचा जी पहले एडमिट हुए, उनको व्यवस्था अच्छी लगी, तो उन्होंने, जी उनकी माता जी बीमार हुई उनको भी बुलाया, अपनी बुआ जी बीमार हुई उनको भी बुलवाया। तो हमारा जी कोविड सेंटर है सबके लिए, परंतु विशेष रूप से हमने इसको अगर टारगेट करके खोला है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, जिनके पास में खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, उनके लिए जी हमने उसको टारगेट कर खोला है। जी भैया, वहाँ ऑक्सीजन का तो व्यवस्था है क्या? वेंटिलेटर की भी व्यवस्था है वहाँ पे? और नहीं नहीं, कितने बेड की वेंटिलेटर, व्यवस्था? कोई अस्थायी जगह पर वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं हो सकती, ये जी अस्पतालों में ही हो सकती है। रायपुर में भी अगर 100 अस्पताल है तो 100 में 10 जगह वेंटिलेटर है, इसलिए अच्छा वेंटिलेटर की व्यवस्था आसान नहीं है, जी और वेंटिलेटर के लिए बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर और बाकी चीजें चाहिए, तो हमने जी वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं की है। जो मरीज सीरियस होते हैं उनको हम जी बड़े अस्पतालों में शिफ्ट करते हैं, उनसे हमने जी कांटेक्ट किया है और वहां पर हम उनको शिफ्ट करते हैं। तो क्या वो तुरंत शिफ्ट हो जाते हैं कि सरकारी कुछ अस्पताल समय में भी लगता हम है? शिफ्ट करते हैं। नहीं, उसको भैया टाइम उसमें लगता है, जी 12 घंटा 24 घंटा लगता है, उनको हम शिफ्ट करते हैं। जी और भैया कुछ आप बताना चाहें अपने संदेश में, ताकि जनता को पता लगे और दूसरे लोग आपसे प्रेरित हों? मेरा यही कहना है कि वर्तमान परिस्थिति बहुत कठिन परिस्थिति है, लोगों जी के, परिवार के लोगों की मृत्यु हो रही है, जी ऑक्सीजन नहीं होने के कारण, दवाई नहीं होने के कारण, वेंटिलेटर नहीं होने के कारण। जी इसलिए जो समाज के सक्षम लोग हैं, समाज के जी लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए, और आगे आकर परिवारों को सहयोग करना चाहिए, परिवारों को सहायता करनी चाहिए। कोविड मरीजों का हमको उत्साहवर्धन करना चाहिए। कोई भी मरीज इलाज के अभाव में या व्यवस्था के अभाव में उसकी मृत्यु हो, ये मुझे लगता जी है समाज के लिए एक अच्छी बात नहीं है। बहुत जी बहुत धन्यवाद आपको। जी भैया, आपने अपना अमूल्य समय निकाला इस कार्यक्रम हेतु, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। जी भैया। तो आज हमारे साथ में ये थे छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा के दक्षिण रायपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने अपने स्वयं के प्रयास से फ्री कोविड सेंटर उन्होंने चालू कर रखे हैं जनता की सेवा के लिए, जहां अस्पताल, निजी अस्पताल लूट मचाई हुई है, लोग कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं, दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है। 150-400 के ऑक्सीजन सिलेंडर 20,000 50,000 के मिल रहे हैं। रेमडेसिविर जैसा इंजेक्शन जो कि 1,000-1,200 में मिलने वाली
को 20-20, 15-15 हजार में यहाँ कालाबाजारी करते हुए सरकारी तंत्रों ने पकड़ा है, वहां पे श्री बृजमोहन अग्रवाल जी आगे आकर लोगों की सेवा भावना से एक अपने इंजीनियरिंग कॉलेज को पूरा कोविड सेंटर के रूप में कन्वर्ट कर फ्री इलाज करा रहे हैं। जैसा कि उन्होंने खुद बताया कि वहां पे गरीब अमीर मध्यम वर्गीय का कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति वर्ग का भेदभाव नहीं है, और एक सांसद महोदय के पूरे परिवार भी वहीं पे अपना इलाज करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि उनको इच्छा होगी वो अलग बात है कि जिनको वहां पे कुछ सहयोग करना है तो अपने हिसाब से सहयोग कर सकते हैं, बाकी वहां पैसा लेकर इलाज नहीं किया जा रहा है, वहां निःशुल्क चिकित्सा सेवा भावना से की जा रही है। ऐसे सेवा भावना यदि प्राइवेट हॉस्पिटल वालों के दिमाग में भी आ जाए, प्राइवेट डॉक्टरों को भी आ जाए कि हम सेवा भावना के लिए बने हुए हैं, लूट मार के लिए नहीं बने हुए हैं, हम भगवान के स्वरूप माने जाते हैं, आदमी हमको भगवान, जनता हमें भगवान के स्वरूप में देखती है, यदि उनके दिमाग में भी ये बात आ जाए तो शायद कोरोना अभी तक समाप्त होने की कगार में होती। पर ये जो कोरोना का कहर छाया हुआ है, इस कोरोना के कहर में भी लूट मार मची हुई है। यदि उनको प्रेरणा लेना हो तो बृजमोहन अग्रवाल जी के कोविड सेंटर में जाके कम से कम प्रेरणा लें, जो वहां डॉक्टर सेवा कर रहे हैं या जो वहां पे बाकी लोग सेवा भावना से लगे हुए हैं, खुद उनके बेटे बेटी भी लगे हुए हैं वहां पे सेवा भावना से, वहां कर्मचारी लगे होंगे, वहां योग जो सिखाने वाले लगे हैं, उनसे भी इन दरिंदे डॉक्टरों को जाके देख के सीखना चाहिए कि कम से कम अब तो लूट मार ना मचाएं। हाँ, आप वाजिब दाम लो, कोई दिक्कत नहीं है, हर आदमी वाजिब दाम देने के लिए तैयार है, पर इस कोरोना काल में लोगों की आह मत लो, क्योंकि कोई नहीं बच रहा है। कोरोना काल में यूपी के कई विधायक, सांसद, कई बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े लोग और गरीब लोग तो मर ही रहे हैं, सब इस कोरोना के गिरफ्त में आ चुके हैं और कोरोना उनको लेके जा भी रहा है, उनका पैसा रुपया काम नहीं आ रहा है। तो कम से कम डॉक्टरों से भी हाथ जोड़ के विनती है, दरिंदे मत बनो, कम से कम मानव ही बन जाओ, भगवान मत बनो, मानव ही बन जाओ, उचित पैसा लो और कम से कम माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के कोविड सेंटर से जाके सीखो और बाकी भी समाज सेवी लोग जाके देखें कि हम भी यदि ऐसा कुछ कर सकते हैं तो पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमारा छत्तीसगढ़ में एक पहला फ्री कोविड सेंटर बना है, निजी कोविड सेंटर है, जिसमें कोई सरकारी पैसा या सरकारी चीज का उपयोग नहीं किया जा रहा है, खुद के बलबूते पर भैया यदि उसको डेवलप किए हैं तो ये शायद पूरे देश के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो आज के कार्यक्रम के लिए ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों को यही कहूंगा कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगले नए कार्यक्रम में किसी नए मेहमान के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।